स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे अध्याय कौन सा? अध्याय 1, चैप्टर का नाम है आपका विलयन। इसमें क्या होगा, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे जो बोर्ड में आएंगे निश्चित। इसी में से ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से पक्का आएंगे आपका, ठीक है। हर एक चैप्टर का मैं वीडियो बनाते रहूंगा इसी तरह, और आप लोग भी हर एक चैप्टर ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक। अरे समझे, चेहरा सही आ रहा है ना, काट देंगे इसको बीच में से। देखिए यहाँ पे विलयन का देखिएगा आपका। इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे है कि अर्धपरिगम्य झिल्ली से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पे दिखाई, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप किशमिश देखे हैं, ऐसे सिकुड़ा हुआ किशमिश है, ठीक। इसको हमने पानी में रख दिया, ठीक। पानी में रखा तो पानी क्या हो गया? विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक। और एक किशमिश क्या हो गया? विलेय। क्या हो गया? विलेय। तो इसमें देखिएगा अर्धपरिगम्य झिल्ली, इस जो ये विलेय पदार्थ है उसके बगल में लगे होते हैं। अर्धपरिगम्य झिल्ली जो होते हैं विलेय के, जो आपका विलेय पदार्थ है उसके बाहर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, विलायक के अणु तो विलेय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विलायक के अणु विलेय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, परंतु विलेय के अणु विलायक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं इस अर्धपरिगम्य झिल्ली के द्वारा। तो अर्धपरिगम्य झिल्ली यही होती है। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया अर्धपरिगम्य झिल्ली? आप उदाहरण देकर भी बता सकते हैं, पूछ देगा तो आराम से बता सकते हैं कि अर्धपरिगम्य झिल्ली वह झिल्ली होता है जिसमें किसी विलायक के अणु विलेय में चले जाते हैं परंतु विलेय के अणु विलायक में नहीं जा पाते हैं। ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्धपरिगम्य झिल्ली कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे किशमिश में अगर जो हम पानी में किशमिश डालें, किशमिश में पानी डालें, पानी में किशमिश डालें, पानी में जब किशमिश डालेंगे तो क्या होगा, पानी के अणु किशमिश के अंदर चले जाएंगे जिससे किशमिश फूल जाएगा, लेकिन किशमिश के अंदर के जो अणु है पानी में नहीं जा पाते। हाँ, उसका स्वाद थोड़ा बहुत चला जाता है, ये मत कहिए कि स्वाद नहीं जाता, स्वाद चला जाता, मीठापन चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो इथी है वो निकल कर नहीं जा पाता है। उसके अंदर प्रवेश कर दिया एक बार, उसके बाद आने का कोई जगह नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? विलेय के मोलर द्रव्यमान में इसका संबंध बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है ना, वो क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो पहले ये जान लेते हैं क्वथनांक होता क्या है, पहले जान लेते हैं, उसके बाद उन्नयन समझेंगे। क्वथनांक मतलब वह ताप, किसी पदार्थ के लिए वह ताप जिस ताप पर कोई वस्तु उबलने लगे। किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर क्या हो, कोई वस्तु उबलने लगे या कोई पदार्थ उबलने लगे, उस पदार्थ के उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी को जब गर्म करते हैं, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो उबलने लगता है, तो उसका क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे आपको अगर जो कहीं पर रख दिया जाए तो आप उबलेंगे तो आपका क्वथनांक अलग रहेगा, ठीक है। कोई क्या कहा जाता है, कोई ये कुर्सी है, चाहे मेज है, चाहे यह है, चाहे कोई चीज है, अगर इसको ताप दिया जाए तो इसका क्वथनांक अलग होगा। यानी जब ये एकदम पिघल कर, पहले तो ये पिघलेगा, द्रव में बदलेगा, फिर द्रव में बदल के एक समय ऐसा आएगा कि जब क्या होगा, उबलने लगेगा। कुछ चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, भाप बन के उड़ जाएंगे। तो क्वथनांक समझ में आ गया। तो देखिए क्या कहेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन, अब एक बात समझिए, क्वथनांक का उन्नयन क्या कहता है। मान लीजिए कोई विलायक पदार्थ है, कोई शुद्ध विलायक है। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाए, शुद्ध विलायक में कोई अन्य बाहर से कोई अलग पदार्थ मिलाया जाए तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगर जो किसी भी शुद्ध विलायक में कोई अन्य अशुद्ध या अवाष्पशील पदार्थ या कोई अन्य विलेय पदार्थ मिलाया जाए तो उसके क्या हो जाती है? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कह लेंगे, क्या कहेंगे? यदि किसी विलायक में कोई अशुद्ध पदार्थ या कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाए तो उस विलायक में क्या होता है, उस विलयन में, अब विलयन हो गया ना, विलायक था, कोई पदार्थ मिलाया जाए, विलयन हो गया।
उस विलयन में के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसको हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, डेल्टा टी बी बराबर होता है, डेल्टा टी बी बराबर होता है टी जीरो माइनस टी बी लिख सकते हैं, सिर्फ टी बी जीरो माइनस टी बी, टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बी से मतलब ये है कि ये क्या है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट। आई एफ लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, ऐसा समझ में। तो टी एफ कहीं कहीं लिखते हैं, टी बी लिखते हैं, तो इससे समझिएगा कि क्या बता रहा है। तो क्वथनांक के उन्नयन, ऐसा समझ में। फिर इसमें यह भी कहा है कि क्वथनांक के उन्नयन और जो वाष्पशील पदार्थ जो डाला गया है उसका मोलर द्रव्यमान कितना था, उसकी गणना के लिए वो कोई सूत्र है तो बताइए। तो हम जानते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है ना, वह किसी भी पदार्थ के मोलरता के, क्या होता है, मोललता, किसके, मोललता, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसको हम कहेंगे के बी, क्वथनांक उन्नयन नियतांक। क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन नियतांक। समझ में आ रहा है ना। तो डेल्टा टी बी, आई एम आपका क्या है, मोललता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर, मोललता बराबर क्या होता है, अगर जो ये ग्राम में दिया गया है तो गुणे 1000 करेंगे, अगर ग्राम में नहीं दिया गया, केजी में दिया गया तो गुणे 1000 नहीं करेंगे। तो हम मान कर चलते हैं ग्राम में ही दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम के जगह पर 100 गुणे विलेय का, विलेय के मोल अंश बटे विलाय का द्रव्यमान, विलेय के मोल अंश बटे विलाय का द्रव्यमान होता है ना। मोललता बराबर क्या होता है, किसी भी विलेय के मोल अंश बटे विलाय का दिया गया द्रव्यमान, विलाय का दिया गया द्रव्यमान। केजी में रहेगा तो कोई बात नहीं, ग्राम में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणे आप विलेय का दिया गया द्रव्यमान, किसका, विलेय का। तो अगर जो हम विलेय के मोल अंश की बात करें तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान बट्टे विलेय का। तो क्योंकि विलेय क्या होता है, छोटा सा होता है, अब विलायक बड़ा सा होता है, तो जब विलेय छोटा सा होता है तो या तो हम W छोटे से बना दें, या तो हम W छोटे से बना दें, या तो 1 लिख दें, अब बट्टे दिया गया द्रव्यमान मतलब यम, आणविक द्रव्यमान उसको कहता है ना, यानी मॉलिक्यूल्स, यानी कि यम और वेट यानी दिया गया द्रव्यमान, यम 1 से दिखा सकते हैं, और उसके बाद से विलायक का दिया गया द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से दिखा सकते हैं, या स्मॉल एम से दिखाएंगे तो 2 बना देंगे। बस हमको मालूम होना चाहिए कि जहां के बी बराबर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्या, M1 M2 W1 W2 दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। गलत हुआ है क्या, देखो यहाँ पर, हाँ दिया गया द्रव्यमान, सॉरी, जो विलायक का दिया गया द्रव्यमान होता है ना तो W2 रहता है, W2 रहता है, ठीक है ना। 2 मतलब ये समझिएगा कि विलायक का बात करके 2 बड़ा है, अब विलायक बड़ा होता है, अब एक मतलब विलेय छोटा है, थोड़ा सा ही होता है ना विलेय, अब विलायक बड़ा होता है। तो यह समझ में आ गया। तो ऐसे ही लिखेंगे, कह देगा क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और बताइए कि क्वथनांक के उन्नयन और मोलर द्रव्यमान में संबंध, जो मोलर जो उसमें पदार्थ मिलाया गया है, तो आप W2 को, अगर जो M1 को इधर भेज सकते हैं, चाहे W2 को इधर भेज सकते हैं, अच्छा M1 को ही भेजेंगे ना, यही नहीं मिलाया गया है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो M1 बराबर लिख सकते हैं के बी गुणे W1 बटे डेल्टा टी बी गुणे W2 गुणे 1000, ये आपका फार्मूला लिख सकते हैं। M2 को इधर भेजे, इसको नीचे बस भेज दिए, अब बाकी ये दोनों तो है ही है, ये है ही है। ऐसा समझ में क्या है, राउल नामक वैज्ञानिक ने विलेय के वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में एक संबंध बताया जिसे राउल का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो वाष्प दाब है, जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा किसके, मोल अंश के, विलेय के
मोल अंश के, विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि P बराबर यहाँ पर एक नियतांक आता है क्या, के P नियतांक, यानी कि राउल्ट का नियतांक, इसको एक मान लिया गया है, निर्वात के लिए एक मान लिया गया, बाद में हट गया, क्या हुआ, के भी नहीं है, के पी है। हाँ, यहाँ पर यक्स, यानी कि अगर जो मोल अंश की बात किया जाए तो मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल अंश बराबर विलेय का मोलों की संख्या बटे विलायक का मोलों की संख्या। मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का मोल अंश, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या, यानी देखो मोल अंश बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का मोलों की संख्या। यानी मोलों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से, और विलेय है अब प्लस विलायक है तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। इसको और भी लिख सकते हैं, P बराबर के पी बराबर एक मानकर इसको नगण्य कर दिया गया है कि निर्वात के लिए है, इसमें कुछ नहीं, तो लिख सकते हैं क्या, बराबर नहीं, डायरेक्ट नहीं बराबर लिख सकते हैं, के पी बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक, निर्वात के लिए एक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यन का मान कितना है, दिया गया द्रव्यमान, यानी कि मोल प्रभाज के, तो मोल प्रभाज या मोल समानुपाती नहीं, बराबर या समानुपाती कह सकते हैं, यानी समान अनुपात से, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा, तो बराबर ही है ना, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ता जा रहा है, तो बराबर ही है। P समानुपाती x लिख सकते हैं, किसमें लिखवा है, पी बी, कहाँ पी बी समानुपाती है, देखो अलग अलग जगह, सुनो अलग अलग जगह पर अलग अलग P1 P2 P3 लिखवा सकते हैं। हाँ, ये हम लिखवाए हैं कि P0 शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, अब माइनस P अगर जो यस लिखेंगे तो ये विलयन का वाष्पदाब, विलयन का यानी सॉल्यूशन, विलयन का वाष्पदाब, शुद्ध विलेय का वाष्पदाब। अगर जो P2 लिख देते हैं तो वो लिख सकते हैं किसका, शुद्ध विलेय का वाष्पदाब। एक विलेय है एक विलायक है, तो एक रहेगा तो विलेय, दो रहेगा तो विलायक, दो ज्यादा विलायक ज्यादा, अब विलेय कम होता है, समझ में। तो आप तो अपने विवेकानुसार बड़ा छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कॉपी में अलग अलग देखेंगे, कोई ठीक नहीं है, लेकिन नियम तो वही है जो आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर यन बराबर लिख सकते हैं आप, विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से इतना छोड़ सकते हैं, आगे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मोल अंश मोल संख्या तो आप जानते ही हैं, बस हो गया। इसकी सीमाएं यह है कि यह आदर्श विलयन पर लागू होता है, अनादर्श विलयन के लिए लागू नहीं होता है। आदर्श विलयन का जो नियम का ये पालन करता है, राउल्ट का नियम किसका नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन, राउल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए नहीं है, ठीक है। सिंपल, एक दूसरे परिस्थिति है, जो राउल्ट का नियम का पालन करता है आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन हो जाएगा। इतना देरी फोटो लेने में लगाओगे तो फिर अब न्यूमेरिकल बता दे, तू क्या हुआ, पीबी वही बात। चलो शुरू करें। अरे से देखिए, उसी में जोड़ देंगे वो वीडियो में जो 3 को बनाया ना, 3 को बनाया है, 3 को बताए थे, कौन कौन सा, पहला
दूसरा और तीसरा राउंड का नियम तक बता दिए थे। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये बताना है ना। ठीक है, चलिए देखिए आपका 3 क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला है। विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे इसको लिखेंगे कैसे नहीं। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या हमको दिया है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से। ठीक, आणविक द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर जो विलेय रहे तो W1 लिखेंगे, विलायक रहे तो W2 लिखेंगे। क्योंकि दो मतलब अधिक, अब विलायक अधिक मात्रा में होता है, अब विलेय कम मात्रा में तो 1 लिखेंगे। सिंपल। फिर देखेंगे 200 ml विलयन में घुला हुआ है, यानी कि विलेय का विलयन का आयतन, विलयन का हमको आयतन दिया गया है कितना? 200 ml, 200 ml। तो ये तो 200 ml है। अब विलयन का आयतन तो लीटर में होता है, तो 1000 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसमें 1000 से भाग देंगे, 200 में 1000 से अगर जो हम भाग दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से इसमें होगा तो 0.2 होगा शायद। 2 पचे 10, 1/5, 1/5 मतलब क्या होता है? अगर जो यहाँ पर 0.2 हो गया, ठीक है, 10 में अगर 2 का भाग करेंगे कितना आएगा? 0.2 लीटर, लीटर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, और क्या हमको दिया है? कह रहा है कि इसकी मोलालता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मोलारता। मोलारता दिया होगा। मोलारता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय, ये फार्मूला लिख लेना। मोलारता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो लीटर में तो विलयन का आयतन अगर जो ml में दिया रहेगा तो उसको लीटर में बदल लेंगे। लीटर में गुणे 1000 नहीं करेंगे, गुणे 1000 हो जाएगा। 1 मिनट। अगर जो ये लीटर में है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर जो लीटर में नहीं है तब गुणे 1000 करेंगे। क्या समझ में? अगर जो ml में है तो गुणे 1000 करेंगे, ml में नहीं है तो लीटर में। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिएगा, मोलारता बराबर, ये जैसे लिख रहे हैं सेम उसी तरह बोर्ड में लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर होता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान W1, आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया था? 5.85 ग्राम, ये दिया गया था। अब यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को M1 से लिखेंगे, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है? 0.2। विलयन का आयतन 0.2 लीटर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 5.85 ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान हमको नहीं मालूम है अभी कितना है। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जैसे NaCl हो गया, इसके जगह पे H2O भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आणविक द्रव्यमान देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे रफ कार्य है, रफ कार्य में आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। कैसे निकाला जाएगा? मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो सोडियम का होता है 23, सोडियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 23 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23, यानी सोडियम 11 नंबर पे आता है ना, और उसका 2 गुना करके अगर जोड़ देंगे 23,
अब प्लस क्लोरीन का होता है 17.5। कितना होता है? 17 नहीं, 17 दूना 34, 35 होता है। 23.5 इसका होता है। अब प्लस 35 इसका होता है। ठीक, लगभग में होते हैं यही सब। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 और 3 2 5, 98.5, लगभग 58.5। कोई दिक्कत? 58.5 हो जाए। देखो ये 5 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0.0 कर सकते हैं। तो 5 में 0 जोड़े 5, अब 5 3 8, 3 2 5 ग्राम हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर जो हार्ड क्या या याद भी करना पड़ेगा, NaCl या निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा दिया गया आणविक द्रव्यमान कितना है? 58.5 बट्टे 0.2। कोई दिक्कत? इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, यह आपका ऊपर है तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं 5.85 बटे 58.5 गुणे 0.2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी। क्यों 100 से करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, तो 100 से 3 अंक रहेगा, तो 1000 से 1 अंक रहेगा तो 10 से। तो 100 से जब गुणा करेंगे और 100 से क्या करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, तो ये 100 से ये दशमलव हट जाएगा। कितना हो जाएगा? 598। और नीचे 100 से ये 10 से 1 दशमलव हट जाएगा, इससे 1 दशमलव से 1 हट जाएगा, 2 खाली बचेगा। 185 से 1.85 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या? 1/2 यानी कि 0.5 मोल प्रति लीटर। 1/2 मतलब आधा, 0.5। ये आपका हो गया मोल प्रति लीटर। मोल प्रति, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? चौथे नंबर का। आया समझे? अब इसी तरह चलिए 5वें नंबर का बताते हैं। हो गया? देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन एक कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ठीक है, को एक कोई एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। यानी कि बेंजीन में घोला गया तो बेंजीन क्या हो गया? विलायक। ये जो घुलने वाला है विलेय। तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान, बेंजीन का दिया गया द्रव्यमान, इसका दिया गया द्रव्यमान, इसका दिया गया द्रव्यमान को हम W1 से प्रदर्शित करेंगे। बराबर कितना दिया गया द्रव्यमान है? 2.5 ग्राम। ये आपका दिया गया द्रव्यमान W1 है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया कि 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। यानी कि बेंजीन ये आपका विलायक है। विलायक कौन सा है? C6H6 बेंजीन है। किस में घोला जाता है? 75 ग्राम। तो का दिया गया द्रव्यमान लिख लीजिएगा, दिया गया द्रव्यमान। तो इसको लिखेंगे, इसको W2 से। ठीक है, कितना है? 75 ग्राम। 75 ग्राम में घोला गया। इसकी मोलालता की गणना कीजिए। इसकी मोलालता हमको ज्ञात करना है। मोलालता देखो क्या होता है, मोलालता बराबर होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। इसका भी लिख दिया गया, देखो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर जो ग्राम में है तो गुणे क्या लगाएंगे? 1000 लिख देंगे। ये इसका फार्मूला होता है। यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000।
अब मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या यानी दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान क्या हुआ? मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो ग्राम में और गुणे 1000 रहता है। अगर जो यही केजी में लिख देंगे तो 1000 हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, तो W को 1, दिया गया द्रव्यमान मतलब M1। अब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है? W2। ये नहीं विलायक का द्रव्यमान है W2, विलायक यही है ना बहन जी। अब यहाँ पर मोललता बराबर लिखेंगे, मोललता बराबर विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना है? 2.5 ग्राम। इसका आणविक द्रव्यमान तो हमको तो मालूम नहीं है इसका आणविक द्रव्यमान, लेकिन फार्मूला मालूम है एथेनोइकम, ठीक है। तो इससे देखिए आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर CH3 COOH हो गया है कि नहीं, CH3 COOH, ठीक। अब देखिए कार्बन का होता है 6 होता है, तो इसका 12 हो जाएगा, तो यानी कि इसका 12 2 गुना, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 1 करने 3, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 होता है परमाणु क्रमांक, 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 गो है तो 16 दूना 32, प्लस हाइड्रोजन का 1, इसको जोड़ लो कितना आएगा 2 1 3 2 5 3 8 2 10 का शून्य हासिल 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 60 ग्राम आया, 60 ग्राम, ठीक है। कैसे 12 3 15, अब 15 12 कितना होगा 27 1 28 28 60 हो गया, ऐसा समझे। अब यहाँ पर 60 ग्राम लग रहा है कि यह तो एकदम तो नींद लग जाएगा इसको, एकदम सोने की कगार पे है, इतना फोकस कर रहे हो कि लग रहा है कि नींद में एकदम शांत रहो। अब देखिए यहाँ पे 60 हो गया। W2 मतलब ये आपका दिया गया द्रव्यमान 75 ग्राम अगुणे 1000 हो जाएगा। अब देखो लिख लेंगे मोललता बराबर लिख सकते हैं इसको 25/60 गुणे 75 गुणे 100, क्यों 100 लिखेंगे 1 0 से ये दशमलव खत्म हो गया तो ये 25 हो गया, और नीचे 75 है, ये 60 है, 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया। अब 25 तिया 75 36 18, यानी कि मोललता बराबर 10 ऊपर हो गया 36 18, इसका भाग देना चाहे तो भाग दे सकते हैं मोल प्रति ग्राम, हाँ काट सकते हैं, 2 5 10 2 9 18 5/9 मोल प्रति ग्राम, या दशमलव में भी लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो गया। चलिए देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने की शक्कर 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है। विलायक का उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए यदि गन्ने की शक्कर का अणुभार कितना है 342 ग्राम। तो गन्ने की शक्कर का दिया गया द्रव्यमान, गन्ने की शक्कर मतलब चीनी का दिया गया, दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर दिया गया द्रव्यमान यानी W1 दिखाई दे रहा है ऊपर, W1 बराबर 1.17 ग्राम, 1.17 ये आपका दिया गया द्रव्यमान है को 25 ग्राम जल में घोलने पर, अब जल का दिया गया द्रव्यमान, जल का दिया गया मतलब ये जल क्या है विलायक है क्योंकि इसमें घोला जा रहा है, तो विलायक का दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका W2 बराबर कितना है
25 ग्राम। ठीक, घोलने पर विलायक का क्वथनांक, यानी कि अब चीनी का ये भी दे दिया है कि नीचे दिया है शक्कर का अणुभार कितना हो 342 ग्राम, यानी कि गन्ने के शक्कर का, शक्कर लिख दे रहे हैं सीधे, शक्कर का अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान मतलब कि M1 बराबर कितना दे दिया है 342 ग्राम। अगर जो नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। चीनी का सूत्र आप जानते हैं, उसको लिखकर क्या कर लेंगे, निकालेंगे, जैसे हम उसमें निकाले हैं। ठीक है, अब पूरा पूरा याद करना पड़ेगा अणुभार कैसे निकाला जाता है। घोलने पर विलयन के क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि यानी कि डेल्टा KB, क्वथनांक में वृद्धि को डेल्टा KB से प्रदर्शित करते हैं। KB बराबर आपको दे दिया है 0.017 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है कि उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि उन्नयन स्थिरांक यानी कि सीधे हमको KB का डेल्टा TB दिया, सॉरी डेल्टा TB दे दिया हमको, और कह रहा है KB बराबर ज्ञात कीजिए। KB मतलब उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, यानी KB का मान निकालना। अब सिंपल देखिएगा सीधे सीधे, अब हम जानते हैं कि डेल्टा TB बराबर, फार्मूला याद कर लीजिएगा, हम जानते हैं कि फार्मूला एकदम जुबान पे होना कि डेल्टा TB बराबर, ठीक है, M1 आ गया W1 गुणे 1000 गुणे KB बटे M1 गुणे W2। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए क्वथनांक उन्नयन का, ऐसा समझे। डेल्टा TB का मान कितना दिया है आपको, लिख देंगे 0.017 डिग्री सेल्सियस। W1 का मान कितना दिया है 1.17 ग्राम गुणे 1000 गुणे KB का मान तो हमको निकालना है बटे M1 का मान कितना दिया है आपका 342 ग्राम गुणे W2 का मान कितना दिया है 25। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 0, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे या इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 0.17 गुणे 342 गुणे 25 बटे, इसको नीचे लाएंगे तो 1.17 गुणे 1000 बराबर KB। अब इसका गुणा भाग तो आप लोग कर ही सकते हैं, गुणा भाग करके लिख लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। गुणा भाग तो आराम से कर सकते हैं। अब गुणा भाग हम क्या करने जाए, बस ऊपर का गुणा नीचे गुणा किससे करके KB का मान आपका निकल जाएगा। गुणा भाग तो कर ही लेंगे ना, अब इसमें गुणा भाग नहीं ना बता जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, चालू हुई, चलो ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.822 ग्राम 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिकों को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक की तरह कमी हो जाती है। बेंजीन के मोलर स्थिरांक की गणना कीजिए यदि कार्बनिक यौगिकों का अणुभार 155 है। तो कार्बनिक यौगिक तो हम लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक मतलब कोई भी हो सकता है, कार्बनिक यौगिक का दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान मतलब W1 कितना दिया गया है 1.822 ग्राम। देखिएगा हम गुणा भाग नहीं करने जाएंगे, वहां तक लाकर छोड़ देंगे, आप गुणा भाग आप कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ मेहनत भी तो कीजिए आप लोग, अरे खाली अब कह रहा है बेंजीन में घोले पर 100 ग्राम बेंजीन, यानी कि बेंजीन का दिया गया द्रव्यमान, बेंजीन का दिया गया द्रव्यमान, बेंजीन का दिया गया द्रव्यमान मतलब कि W2, इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम।
में घोलने पर हिमांक में इतनी की कमी हो जाती है, यानी कि हिमांक में कमी मतलब डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर आपको दे दिया है 0.60 डिग्री सेल्सियस। 60 है ना, 0.60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 60 लिख दीजिएगा। कमी हो जाती है। बेंजीन के मोलर स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि हमको केबी का मान ज्ञात करना है, केबी नहीं केएफ, केएफ का मान ज्ञात करना है, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का। हमको एक और चीज दिया है कार्बनिक यौगिक का अणुभार, यानी कि इसका W, अगर जो यम1 की बात किया जाए तो यम1 बराबर कितना दे दिया है 155, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर सेम वही फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देंगे W1 गुणे 1000 गुणे के एफ बटे यम1 गुणे W2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे, के एफ को उधर ही छोड़ देंगे, तो डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है 0.60 बराबर, कई लोग तो सो रहे हैं, 1 मिनट पूरा हो गया का अंकित, 1 मिनट पूरा हो गया, कई लोग भौवा भौवा पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ जाएगा, एक एक चीज, हर एक सवाल पूरा हो जाएगा, सब न्यूमेरिकल अभी आगे का सब हो जाएगा। 0.60, W1 का मान कितना है आपका 1.822 ग्राम गुणे 1000 गुणे के एफ का मान नहीं ज्ञात है, यम1 का मान 155 गुणे W2 का मान 100 ग्राम। अब यहाँ से इसको इधर कर लेंगे, यानी 0.60 गुणे 155 गुणे 100 बटे 1.822 गुणे 1000 बराबर के एफ। अब इसका गुणा कर लीजिएगा, गुणा भाग करके जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। खाली वहां पर बोल रहा है कि आंसर हो जाएगा, वहीं पे रोकना मत, वीडियो मत रोकना है, यहीं से फिर कटअप करके हो गया। अंकित फेमस हो गया है ना, अंकित तुम्हारा कटआउट करके ही डालेंगे अंकित, अब कौन अंकित है वो सोचते रहे सब, नहीं जी कई अंकित नाम के हैं, जो तुमको कहेगा तो कह देना कि हम क्या जानते हैं कौन अंकित, कई गो अंकित है, फोटो वो खींचे होगा चलो यहाँ पे देखो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां तो 7वां बता दिए हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 9वां तो परिभाषा बताना है, इसको तो आप याद कर लेंगे, इसमें परिभाषा बताने की कोई जरूरत नहीं, और 10वां बस बताना है, बस खत्म हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम क्या किया गया, 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घोला गया, ये भी उसी के आधार पे तो है, का क्वथनांक इतना है, अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि अब हमको मालूम है क्या ज्ञात करना है, उस पदार्थ का अणुभार, यानी कि हमको सिंपल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। एक कार्बनिक पदार्थ जलीय विलयन में इतना ग्राम घोला गया, तो कार्बनिक पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान W1 बराबर इतना तो रटा गया होगा अंकित को, नहीं जी 3 ग्राम और जल का दिया गया द्रव्यमान W2 बराबर कितना 50 ग्राम, और जल में घुला है, क्वथनांक इतने डिग्री है, यानी क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा टी, क्वथनांक है ना TB बराबर 100 कितना है 51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, अणुभार की ज्ञात करना है, यानी कि
W1 है ना, M1 बराबर हमको ज्ञात करना है। ये जो पदार्थ घोला गया उसका क्या अणुभार की गणना करना है, हमको नहीं मालूम है कौन सा है, नाम रखकर पूछता तो हम जानते हैं, नहीं मालूम है। और Kb का मान हमको दे दिया है, Kb बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला तो आप जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर कितना होता है, W1 गुणे 1000 गुणे टी एफ, क्या है डेल्टा टी एफ है ना, टीबी सॉरी केबी बटे क्या हो जाएगा, M1 गुणे W2, ये आपका फार्मूला हो गया। अब सीधे हमको क्या निकालना है, M1 का मान निकालना है, M1 को इधर लेकर आ जाएंगे, M1 बराबर W1 गुणे 1000 गुणे केबी बटे टीबी अंदर आ जाएगा, डेल्टा टीबी गुणे W2, आराम से मान रख कर निकाल लेंगे, हो जाएगा। M1 बराबर W1 का मान कितना दिया, अब रख लोगे ना, ये तो हो जाएगा। W1 का मान उतना दिया है 1000, केबी का मान हमको इतना दिया है, डेल्टा टीबी का मान है और W2 का मान। बहुत ये रिवीजन जो हो रहा है ना उसमें एकदम आना जरूरी है हर एक इसी में तो पूरा जड़ मिलेगा। थोड़ा सा हमको समय नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन ले आना चाहिए था। अच्छा टाइम, 9वां क्वेश्चन आपका परिभाषा है, 10वां क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, 9वां क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। परिभाषा है कि मोललता मोल अंश को परिभाषित कीजिए। ये हो जाएगा भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट जिसका अणुभार इतना है कि मोललता की गणना कीजिए, ये भी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, K2 कार्बोनेट, CO3 पोटेशियम कार्बोनेट जिसका अणुभार 138 ग्राम प्रति मोल है। इसका दिया गया द्रव्यमान का दिया गया नहीं अणुभार कह रहा ना, अणुभार कह रहा भारा अनुसार 20% का दिया गया द्रव्यमान बराबर 20% दिया है ना, तो मानते हैं कोई भी विलेन 100% होगा, तो 100 में से 20% 20 ग्राम का होगा, यानी कि 20 ग्राम। अब बाकी अगर जो कुछ नहीं दिया है विलायक, तो सबसे अच्छा विलायक क्या माना जाता है, जल। तो जल की मात्रा हम जानते हैं कि जल की मात्रा बराबर, यानी कि जल या विलायक की मात्रा कितना होगा, 80 ग्राम होगा, तभी कुल मिलाकर 100% बनेगा, ठीक, जिसका भारानुसार इतना है। और इसका अणुभार यानी कि दिया गया द्रव्यमान है ना, तो W1 आए आपका इसका W2, इसका दिया गया द्रव्यमान K2, इसका पोटेशियम कार्बोनेट या विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार मतलब M1 बराबर कितना दे दिया है, 138 ग्राम प्रति मोल, ये दे दिया। कह रहा है मोललता की गणना कीजिए, क्या याद करना है, मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ना, द्रव्यमान ग्राम में अगुणे 1000 रहेगा, ये फार्मूला होता है मोललता। अब यहाँ से लग जाएगा, मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या यानी दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अब विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना है, W2 गुणे 1000, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। W1 का मान कितना दिया है, W1 का मान 20 ग्राम, M1 का मान
138 ग्राम, W2 का मान 80 ग्राम रख लेना है, गुणा भाग कर लेना है। अब इतना ना कर पाओ तो मैथ की स्टूडेंट हो, हद है, ठीक है। अब इसी के साथ ये पूरा मतलब जो सीरीज था वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर, चैप्टर 3। तब तक के लिए जय हिंद।